अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पार्ट 1 INS विक्रांत वैस द देशभक्त। देखते हैं भाई, क्योंकि पहले आज तो भाई नजम अल हसन बाजवा की भाई याद आ गई है, उन पर रोस्ट बनाया था भाई लोग ने। तो देखते हैं भाई आज देशभक्त की, क्योंकि ये भी काफ़ी इन्होंने ना भाई इसमें चलो INS को इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर तरोड़ा मरोड़ा है भाई, हम तो खुद परेशान होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। 7 साल आप लगा लीजिए डिले हो चुका है, 6 टाइम प्राइस ओवररन हो चुका है, अभी सी वर्दी है, अभी बैटल रेडी डिप्लॉयबल प्लेटफॉर्म नहीं है। DF-21 पिन पॉइंट एक्यूरेसी से चाइना कभी भी निस्तनाबूद कर सकता है। फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का लेकिन कुछ अलग ही मानना था। उन्होंने ओपनली खुले में बोला था कि हमें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर में पैसा नहीं लगाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं डिफेंस डिटेक्टिव। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब मैं किसी इंडियन यूट्यूबर के वीडियो पर अपना काउंटर वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले ऐसा कुछ मैंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनके जो मिस इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस थे उनके खिलाफ मैं काउंटर वीडियो लेकर आया था। जैसे अपने वो PNMM वाले फारिस जावेद भाई थे, वो 93,000 सरेंडर वाला मामला था। और नजम उल हसन बाजवा को कैसे मैं भूल सकता हूँ, यही INS विक्रांत वाला मामला था। पर इस बार चूंकि ये मुद्दा जो है थोड़ा घरेलू हो गया है, तो अपना काउंटर आर्गुमेंट मैं शुरू करूं उससे पहले एक बेहद जरूरी बात सुन लीजिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी भी रूप में यूट्यूब चैनल द देशभक्त या फिर आकाश बनर्जी भाई को नीचा दिखाना या उन्हें किसी तरह से ठेस पहुंचाने का नहीं है। चूंकि INS विक्रांत पर जो उन्होंने वीडियो बनाया है उसमें कई ऐसी जानकारियां हैं या फिर कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें काउंटर करना बेहद ज़रूरी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आकाश बनर्जी भाई इसे पॉजिटिव सेंस में लेंगे और अगर मुझसे कहीं गलती हुई हो तो आकाश भाई एडवांस में आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग रहा हूं, माफ़ कर दीजिएगा। देखिए, डिजिटल क्रिएटर्स की दुनिया में आकाश बनर्जी भाई का बड़ा नाम है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे ज़्यादातर दर्शकों को आकाश भाई के बारे में पता है। लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए आकाश बनर्जी भाई का एक छोटा सा परिचय तो बनता है। तो चलिए संक्षेप में आकाश भाई का एक ये छोटा सा प्रोफाइल देख लीजिए। आकाश बनर्जी भारत के बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं। इनके चैनल का नाम है द देशभक्त। करीब 26 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत जबरदस्त काम करते हैं, बहुत शानदार वीडियोस बनाते हैं, लोग इन्हें बेहद प्यार करते हैं। द देशभक्त चैनल के डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया है कि उनका चैनल किस तरह के कंटेंट पर काम करता है। इसमें उन्होंने लिखा है कि द देशभक्त भारत का पहला और सबसे बड़ा पॉलिटिकल एंड सोशल सटायर प्लेटफॉर्म है। इनका लक्ष्य पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज को आसानी से समझ में आने वाले कंटेंट को बनाना है। दी गई जानकारी के मुताबिक 15 साल पहले उन्होंने इस चैनल की शुरुआत की थी। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आकाश भाई स्टार हैं। ट्विटर की बात करें तो उन्हें ब्लू टिक मिला हुआ है, 6.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यहाँ भी उन्होंने बायो में वही लिखा है जो यूट्यूब पर लिखा है कि द देशभक्त देश का प्रीमियर सोशल एंड पॉलिटिकल सटायर प्लेटफॉर्म है। ऐसा ही कुछ उनके फेसबुक अकाउंट पर भी है। वहां पर उन्होंने बताया है कि वो जर्नलिस्ट यानी पत्रकार हैं। वही लाइन यहां भी लिखी है। करीब 3.5 लाख लाइक्स हैं इनके पेज पर और करीब 1 मिलियन फॉलोअर फेसबुक पर भी इनके होने वाले हैं। तो इतने रिसर्च के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि आकाश भाई मुख्य रूप से पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज वाले वीडियोस बनाते हैं। शुद्ध रूप से डिफेंस या फिर कहूं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका जो कंटेंट है वो बहुत कम है।
पिछले 100 वीडियोस मैंने स्क्रॉल किए तो मुझे उसमें वेपन सिस्टम या वेपन्स पर INS विक्रांत वाला वीडियो ही सबसे करीब लगा और उनके इसी वीडियो पर कंट्रोवर्सी हो गई है, जिस पर मुझे भी एक जवाबी वीडियो या काउंटर वीडियो कह लीजिए बनाना पड़ा है। आकाश भाई ने INS विक्रांत पर जो वीडियो बनाया है वो वीडियो बहुत अच्छा है। कई सटीक जानकारियां दी गई हैं, अच्छी बातें बताई गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो ना सिर्फ मेरे हिसाब से बल्कि देश के और भी कई एक्सपर्ट यूट्यूबर्स हैं जैसे अल्फा डिफेंस मैट्रिक्स, उनके मुताबिक भी वो ठीक नहीं है। और मैं सच बताऊं तो ये लोग डिफेंस को मुझसे भी ज्यादा डीपली स्टडी करते हैं और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे लगता है कि डिफेंस के टेक्निकल मामले में ये लोग मुझसे बेहतर भी हैं और अपडेटेड भी हैं। तो इन्होंने भी इसके काउंटर में वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देख सकते हैं। यही नहीं, मैंने आकाश बनर्जी भाई को भी इन्फॉर्म किया है कि उनके वीडियो का काउंटर वीडियो मैं बना रहा हूं। साथ ही मैंने उनसे उनके वीडियो की छोटी छोटी क्लिपिंग्स को इस्तेमाल करने की इजाजत भी मांगी है। उन्होंने जो मेल आईडी दी है उस पर मैंने अपनी बात मेल की है, इंस्टाग्राम पर भी मैंने उन्हें मैसेज भेजा है, साथ ही ट्विटर पर उनके हैंडल को टैग करके कहा है कि वीडियो बना रहा हूं, लेकिन वीडियो बनाए जाने तक उनकी तरफ से कोई जवाब मुझे नहीं आया है। तो आकाश भाई ने विक्रांत के इंडियन नेवी में कमीशन होने पर कुल 5 सवाल उठाए हैं। छठी बात उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर जो तीसरा बनने वाला है हमारा, उसके नाम को लेकर की है। तो इसमें उन्होंने शायद गलती से INS विशाल की जगह पर INS विराट बोल दिया है, क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक तो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विशाल ही होना है। और जब बात INS विक्रांत की चली है तो हमें पुराने INS विक्रांत को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में INS विक्रांत ने दुनिया को दिखाया था कि क्यों एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी सेना के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू FM पर जाएं और बुक समरी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1971। इसमें भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाया गया है, किस तरह पाकिस्तान को न सिर्फ धूल चटाई गई बल्कि बांग्लादेश नाम का एक नया देश बनाया गया, नक्शे पर लाया गया। कुकू FM ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए भी कुकू FM पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू FM की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वापस लौटता हूं INS विक्रांत पर उठ रहे सवालों के टॉपिक पर। तो एक बार फिर से आकाश भाई के उन 5 सवालों को याद दिला देता हूं, फिर एक एक करके इनका मैं काउंटर आपके सामने पेश करूंगा। तो आकाश भाई ने पहला सवाल INS विक्रांत के निर्माण में लगने वाले समय पर उठाया है, इसमें बहुत देर हो चुकी है। दूसरा सवाल उन्होंने इसकी कीमत पर उठाया है कि कीमत 6 गुना ज्यादा बढ़ गई। तीसरा सवाल उन्होंने इसकी क्षमताओं पर उठाया है कि अभी तो ये कॉम्बैट रेडी है ही नहीं। चौथा सवाल उन्होंने उठाया है कि चीन इसे बेहद आसानी से कभी भी ध्वस्त कर सकता है। और पांचवा सवाल उन्होंने लेट CDS जनरल बिपिन रावत के बयान को आधार बनाकर उठाया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर ऑब्सोलेट हो चुके हैं, यानी मौजूदा वक्त में ये बेकार हो चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं INS विक्रांत को बनाने में हुई देरी और कीमत में 6 गुना की बढ़ोतरी वाले सवाल से। इसमें आकाश भाई ने कहा है कि 7 साल आप लगा लीजिए डिले हो चुका है, 6 गुना कीमत ज्यादा बढ़ चुकी है। 2003 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था 3,216 करोड़ रुपए में। 2003 से लेकर 2021 तक ऑलरेडी 20,000 करोड़ बन चुका है और अभी भी 2-3 साल बाकी हैं इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में। देखिए, वैसे आकाश भाई की बात सही है कि बहुत ज्यादा डिले हुआ है और इतने बड़े प्रोजेक्ट का डिले होना कोई हैरानी करने वाली बात नहीं हो जाते हैं। और वो भी तब जब आप पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा मशीन बना रहे हैं। INS विक्रांत में तो स्टील से लेकर स्ट्रक्चर तक और कॉन्फ़िगरेशन से लेकर कमीशन होने तक सब कुछ पहली बार बनाया गया है। आकाश भाई, जैसा कि आपने अपने वीडियो में बताया है कि सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज विक्रांत को बनाने में जो लगी है वो है स्टील, क्योंकि इसमें कोई आम स्टील नहीं लगती।
एक स्पेशल स्टील लगती है जिसे बनाना बेहद मुश्किल काम है। थोड़ी सी रिसर्च मैंने की तो मुझे बिजनेस स्टैंडर्ड का 8 अगस्त 2013 का एक आर्टिकल मिला। इसे अजय शुक्ला ने लिखा है। अजय शुक्ला देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स में से एक हैं। भारतीय सेना में कर्नल रह चुके हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज और रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के एक्सपर्ट हैं। तो 9 साल पहले लिखे उनके आर्टिकल की हेडिंग ही ये बताने के लिए काफी है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट ने मिलकर 26,000 टन से भी ज्यादा हाई ग्रेड स्टील का उत्पादन किया। तब जाकर आज विक्रांत आपको समंदर पर चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। अजय शुक्ला ने इसके बारे में इंडियन नेवी के कोमोडोर सैबल सेन से पूछा। कोमोडोर सेन ने जो कुछ भी बताया उससे आपको पता चल जाएगा कि जितने डिले हुई है वो तो कुछ भी नहीं है अगर हम स्टील के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहते। कोमोडोर सेन कहते हैं, भारत अपने जंगी जहाजों के निर्माण में लगने वाले स्टील के लिए रूस, पोलैंड और ब्रिटेन पर पूरी तरह निर्भर था, लेकिन इसकी वजह से 2 बड़ी प्रॉब्लम्स होती रही। वॉरशिप्स का प्रोडक्शन स्टील सप्लायर की वजह से डिले होता था और दूसरा अलग अलग जगहों से स्टील लेने की वजह से लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स भी होती थी। कई बार उन्हें जब मरम्मत के लिए स्टील की जरूरत पड़ती तो पता चलता कि जहां वो बनी थी वो प्लांट तो बंद हो चुका है। इसीलिए साल 1999 में ही डीआरडीओ ने वॉरशिप ग्रेड के स्टील को बनाने पर काम शुरू कर दिया। इसके लिए केमिकल फॉर्मूला रूस ने दिया जिसे एबीए कहा जाता था, लेकिन फॉर्मूले को मैन्युफैक्चरिंग तक लाना न तो आसान काम था और ना ही उसे चुटकियों में पूरा किया जा सकता था। तो जैसा कि कोमोडोर सेन ने बताया कि फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन उससे हकीकत में स्टील को बना लेना आसान नहीं था। इसीलिए आईएनएस विक्रांत में लगने वाले हजारों टन स्टील को रूस से खरीदने का फैसला किया गया। अब पता नहीं आप में से कितनों को पता है कि रूस ने भले ही स्पेशल स्टील बनाने वाला केमिकल दे दिया था, पर उसने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला स्टील बेचने से इनकार कर दिया था। यानी आईएनएस विक्रांत को बनाने की राह में सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका रूस ने ही दिया था। रूस ने स्पेशल स्टील बेचने से मना कर दिया था। यह खुलासा किसी ऐसे वैसे आदमी ने नहीं किया है, बल्कि आईएनएस विक्रांत को बनाने वाली कंपनी कोचीन शिपयार्ड के चेयरमैन और एमडी मधु नायर ने किया है। हिंदी न्यूज वेबसाइट नवभारत टाइम्स ने अभी 5 सितंबर को ही एक आर्टिकल पब्लिश किया है। इसकी हेडिंग थी, दुनिया में कोई भी देश सगा नहीं, आईएनएस विक्रांत के लिए दोस्त रूस ने स्टील देने से किया था इनकार। इस आर्टिकल में अंग्रेजी वेबसाइट द वीक को दिए उनके इंटरव्यू का जिक्र है, जिसमें उन्होंने बताया है कि साल 2005 में रूस ने आईएनएस विक्रांत के निर्माण के लिए स्टील देने से मना कर दिया था, जिसके बाद भारत ने खुद उस स्टील को विकसित किया। आकाश भाई, अब आप जरा सोचिए कि आप घर बनाने जा रहे हैं और जिस वेंडर ने ईंट सप्लाई करने का वादा किया हो वो ऐन मौके पर मुकर जाए, दूसरा कोई वेंडर भी तैयार ना हो और आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प मौजूद हो कि आप खुद ईंट बनाएं, तो क्या आपका घर टाइम पर बन जाएगा? जवाब है नहीं बनेगा। तो आईएनएस विक्रांत के निर्माण में डिले होने की पहली सबसे बड़ी वजह थी स्टील। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें थीं जिन्होंने इस डिले को और ज्यादा बढ़ा दिया। रिसर्च करते वक्त मुझे एविएशन एंड डिफेंस यूनिवर्स.com पर एक और आर्टिकल मिला जिसमें आईएनएस विक्रांत की बढ़ी हुई कीमत और निर्माण में देरी की वजह बताई गई थी। इस आर्टिकल को लिखा है इंडियन नेवी के रिटायर्ड कोमोडोर रंजीत बी रॉय ने। कोमोडोर रंजीत बी राय आईएनएस विक्रांत पर एयरक्राफ्ट कंट्रोलर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं और नेवी के लिए सी हैरियर और फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की स्टडी में शामिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी बातें ज्यादा ऑथेंटिक होंगी। कोमोडोर रंजीत राय ने बताया है कि विक्रांत साल 2016 में ही सर्विस में आ जाता, लेकिन इंटरनल रीडिजाइनिंग, इक्विपमेंट्स की सिलेक्शन, फाइनेंशियल क्वेरीज, नेवी के द्वारा डिजाइन में बदलाव डिले की बड़ी वजह है। इसके अलावा जब इसके जनरेटर्स लाए जा रहे थे तब खापोली के पास एक्सीडेंट हो गया जिससे ये कोचीन वक्त पर नहीं पहुंच पाए, इसकी वजह से भी देरी हुई। साथ ही इसमें एक और बड़ा इंटरनल बदलाव भी बाद में किया गया जिसमें महिला ऑफिसर्स के रहने के लिए दोबारा से एकोमोडेशन का स्ट्रक्चर बदला गया। यानी डिले की दूसरी बड़ी वजह इसमें हुए बदलाव रहे। इन बदलावों से आईएनएस विक्रांत अभी गुजर ही रहा था कि साल 2019 में कोरोना का अटैक हो गया। दुनिया भर कोरोना से पीड़ित हो गई। नतीजा काम करीब करीब बंद हो गया। 2 साल तक काम इससे बुरी तरह प्रभावित रहा, लेकिन प्रोडक्शन पर तो असर था ही। जो उपकरण विदेशों से लिए गए थे, जिन्हें विदेशों से खरीदा गया था आईएनएस विक्रांत में लगाने के लिए, वो भी वक्त से नहीं मिले। एविएशन एंड डिफेंस यूनिवर्स पर लिखे अपने आर्टिकल में कोमोडोर रंजीत राय बताते हैं कि कोरोना की वजह से इसमें लगने वाले रडार की डिलीवरी में बहुत ज्यादा देरी हुई।
इसमें इस्तेमाल होने वाले लिफ्ट्स की डिलीवरी में देरी हुई, जिसने निर्माण को और ज्यादा डिले किया। इस बात की पुष्टि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अतिरिक्त महाप्रबंधक के प्रदीप ने भी की है। नवभारत टाइम्स पर छपी खबर के मुताबिक के प्रदीप ने बताया कि साल 2007 में तय कर लिया गया था कि साल 2020 में आईएनएस विक्रांत की डिलीवरी कर दी जाएगी, पर कोविड महामारी ने इस डेडलाइन को 2 साल बढ़ा दिया। नतीजा साल 2022 में जाकर आईएनएस विक्रांत नेवी में कमीशन हो पाया है। आकाश भाई, भारत पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा था। वो देश जिसके पास इन्हें बनाने का अच्छा खासा अनुभव है, उन्हें भी देरी हुई है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही ऐसा है, समंदर में चलता फिरता शहर बनाना जिसकी अपनी बिजली हो, जिसमें सैकड़ों लोगों के रहने का, खाने का, अपनी जिंदगी महीनों तक समंदर में गुजारने का इंतजाम हो, तो ऐसा काम कोई बच्चों का खेल नहीं है। सही बात। इसे समझाने के लिए मैं आपको कुछ देशों द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट कैरियर में लगने वाले वक्त की जानकारी भी दे देता हूं, जिससे आपको समझने में यह आसानी होगी कि मैं ये पॉइंट क्यों कह रहा हूं। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो साल 2008 में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने का ऑर्डर दिया गया था। पहले कैरियर क्वीन एलिजाबेथ पर काम 7 जुलाई 2009 में शुरू हुआ। इसे पानी में 5 साल बाद यानी 17 जुलाई 2014 को उतारा गया और उसके 3 साल बाद यानी 7 सितंबर 2017 को कमीशन किया गया। यानी ऑर्डर से लेकर कमीशन होने तक इसको बनने में 9 साल लगे। दूसरा कैरियर प्रिंस ऑफ वेल्स पर काम 26 मई 2011 को शुरू हुआ। 6 साल बाद 21 दिसंबर 2017 को इसे पानी में उतारा गया और 2 साल बाद 10 दिसंबर 2019 को इसे कमीशन किया गया। यानी इसे बनने में लगे 11 साल। पड़ोसी देश अगर मैं चीन की बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं कि उसने हमसे ज्यादा तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं, लेकिन उससे भी कम टाइम नहीं लगा है। अगर उसके पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लायोनिंग की बात करें, जिसका स्ट्रक्चर उसे बना बनाया मिला था, उसे भी लंबा वक्त लगा चीन की नेवी में कमीशन होने में। चाइना पावर नाम की वेबसाइट पर इसके बनने की पूरी कहानी मौजूद है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस पर एक आर्टिकल है जिसका नाम है हाउ डज चाइनाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर स्टैक अप। इसमें बताया गया है कि सोवियत नेवी के इस जहाज को एक चीनी ट्रैवल कंपनी ने साल 1998 में खरीदा। 3 साल बाद यानी 2001 में यूक्रेन से उसे टो करके चीन लाया गया। सोवियत संघ में इसे बनाने का काम 1982 में शुरू हुआ था। साल 1985 में इसे लॉन्च किया गया था, पर साल 1992 में इसके कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई थी। सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन ने इसे चीन को बेच दिया था, लेकिन तब तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि चीन एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। साल 2011 में जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि चीन अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट द गार्डियन ने चीन के इस सीक्रेट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर खबर छापी थी। ये रिपोर्ट जोनाथन वाट्स की थी, जो द गार्डियन में 8 जून 2011 को पब्लिश की गई, जिसके हेडिंग में लिखा था कि चीन ने कबूल कर लिया कि उसका सीक्रेट एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च होने के बेहद करीब है। इसके करीब 1 साल बाद यानी 2012 में चीनी नेवी में लायोनिंग को कमीशन किया गया। तो अगर देखा जाए तो 1982 में जो जहाज बनना शुरू हुआ था वो साल 2012 में जाकर कमीशन हुआ, यानी 30 साल बाद। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तब की है जब यूक्रेन से उसे टो करके लाया जा रहा था। इसमें आप साफ देख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर एकदम तैयार था, तब भी चीन को 11 साल लग गए इसे अपनी नेवी में कमीशन करने में, जिसे अब लायोनिंग के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को बनाने की शुरुआत पेपर पर डिजाइन लेवल से की गई। इंडियन नेवी के पूर्व कमांडर आलोक माथुर के मुताबिक रफली इसके डिजाइन को बनाने में ही 50,000 से भी ज्यादा फाइनल ड्राइंग्स बनाई गई थी। आकाश भाई, इसीलिए आईएनएस विक्रांत में जिस जिले को आप एक नेगेटिव पॉइंट की तरह पेश कर रहे हैं ना, उसे मैं बेहद पॉजिटिव मानता हूं, क्योंकि इतनी परेशानियां, इतनी बाधाएं आई रास्ते में, इतनी दिक्कतें आई, पर इसके बावजूद हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और दूसरे सैकड़ों लोगों की मेहनत ने भारत को दुनिया में 6ठा देश बना दिया है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की महारत हासिल है। और इसीलिए मैं इसे नेगेटिव नहीं मानता। आईएनएस विक्रांत के लिए ऑर्डर साल 2004 में दिया गया था। कई सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, जिसमें स्टील वाली सबसे बड़ी परेशानी थी, काम 5 साल बाद 28 फरवरी 2009 में शुरू हो पाया।
4 साल बाद ही इसे 12 अगस्त 2013 को समंदर में उतार दिया गया था और करीब 9 साल बाद 2 सितंबर 2022 में इसे नेवी में कमीशन किया गया है। यानी ऑर्डर देने से लेकर डिलीवरी तक इसमें 18 साल का लंबा वक्त लगा और अगर बनाने की बात करें तो इसमें 13 साल का वक्त लगा। कोमोडोर रंजीत राय के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर को पहली बार बनाना बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें टाइम लगता ही है। उन्होंने फ्रेंच नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर का भी जिक्र किया है, जिसमें कमीशन करने के बाद भी प्रॉब्लम्स आई, जबकि फ्रांस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का अच्छा खासा अनुभव है। यही नहीं, अभी ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर में भी दिक्कत आ गई। CNN की यह रिपोर्ट इसी 29 अगस्त की है। मैकेनिकल इशू के चलते उसे रुकना पड़ा। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स निकला था अमेरिका जाने के लिए, लेकिन जैसे ही डिपार्चर हुआ थोड़ी ही देर बाद उसमें तकनीकी दिक्कत हो गई और उसे रुकना पड़ा। इस खबर को दिखाने का मेरा मतलब यह है कि जब अनुभवी देशों को भी दिक्कत हो सकती है तो भारत के साथ क्यों नहीं, वो भी तब जब हम पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। इसीलिए आकाश भाई, जब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में अनुभवी फ्रांस और ब्रिटेन को दिक्कतें हो सकती हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट में अनुभव की कमी से डिले हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जिस कैरियर को सिर्फ ऑपरेट करने का अनुभव था उसे हम बना रहे थे। इसीलिए डिले को जिस तरह आपने बहुत बड़ी कमजोरी के तौर पर पेश किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। भले ही देर हुई, भले ही बहुत ज्यादा डिले हुआ, लेकिन INS विक्रांत को बनाकर भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम में कितनी क्षमता है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि इसकी कीमत 6 गुना ज्यादा कैसे बढ़ गई। आकाश भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कीमत 6 गुना बढ़ गई, लेकिन आप इसे नेगेटिव तौर पर पेश मत कीजिए। जितना बड़ा प्रोजेक्ट था, जिस तरह से संकटों का सामना करना पड़ा, उससे कीमत तो बढ़नी ही थी। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि इसे नेगेटिव सेंस में मत लीजिए, क्योंकि एक तरह से INS विक्रांत का प्रोजेक्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने की तकनीक डेवलप करने में इन्वेस्टमेंट की तरह है। और यह बात आप भी जानते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए खुद ही डेवलपमेंट की जाती है, R&D खुद ही किया जाता है, तो उसमें खर्च ज्यादा होता है, वक्त भी ज्यादा लगता है। लेकिन इसका फायदा हमें तब होता है जब हम इसके बाद इसी तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, क्योंकि तब हमें पता रहता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आकाश भाई, वैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसा किसी भी देश में नहीं हुआ कि जो बजट एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए सैंक्शन किया गया था उसी बजट में वो बनकर तैयार भी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम को बतौर सबूत पेश करता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर पैसे ज्यादा लगे हैं तो क्यों लगे हैं और क्यों इसे नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। BBC की इस रिपोर्ट को देखिए, इसकी हेडिंग है एयरक्राफ्ट कैरियर, ऐसा क्या है जिससे इसकी कीमत 6.2 बिलियन पाउंड्स हो गई है। यह आर्टिकल 6 नवंबर 2013 का है। इसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात की गई है जिसे ब्रिटेन की रॉयल नेवी के लिए बनाया जाना था। उसकी कीमत 6.2 बिलियन पाउंड हो गई, जो ओरिजिनल एस्टीमेट से करीब 2 बिलियन पाउंड्स ज्यादा था। ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं HMS क्वीन एलिजाबेथ और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। ब्रिटेन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक इसको बनाने में लगने वाली कीमत बढ़कर साल 2013 में 6.2 बिलियन पाउंड्स हो गई है, जबकि साल 2008 में जब इसका ऑर्डर दिया गया था तब इसकी कीमत 3.9 बिलियन पाउंड्स थी। साल 2010 में इसकी कीमत बढ़कर करीब 5.2 बिलियन पाउंड्स हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमत बढ़ने की वजह महंगाई और वैट थी। अब आप सोचिए और समझिए कि INS विक्रांत को बनाने का खर्चा अगर बढ़ा तो ये स्वाभाविक है। इसमें किसी साजिश के तहत नहीं बढ़ाया गया इसे, और ऐसा भी नहीं है कि कोचीन शिपयार्ड को या सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि INS विक्रांत का जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है, जो मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है, वो न सिर्फ डिले हो रहा है बल्कि इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ रही है। ये पहले से पता था। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक कोचीन शिपयार्ड के अतिरिक्त महाप्रबंधक के प्रदीप ने बताया था कि मोदी सरकार के गठन के बाद साल 2014 में तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उस वक्त के नेवी चीफ एडमिरल RK धवन से एक मीटिंग हुई थी। इसमें अरुण जेटली ने उनसे विक्रांत के निर्माण के बारे में पूछा था। नेवी चीफ की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी गई, जिसे देखने के बाद रक्षा मंत्री जेटली ने पूछा था कि मुझे बताओ चीफ, समय और लागत को लेकर दूसरे देशों का प्रदर्शन कैसा है। नेवी चीफ एडमिरल धवन ने बताया था कि उन्हें 10 साल लगे। जेटली ने पूछा कि भारत कितना समय ले रहा है, तो नेवी चीफ ने कहा कि करीब 13 साल। फिर उन्होंने दूसरे देशों द्वारा इसी तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने में लगने वाली लागत के बारे में पूछा, तो नेवी चीफ ने कहा $5.5 अरब। जेटली ने पूछा हमारे कितने पैसे लग रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया $3 अरब। इस वाकये को बताने का मकसद मेरा यह है आकाश भाई कि मैं आपको समझा सकूं कि लागत बढ़ने के बाद भी इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में हमने
दूसरे देशों से कम पैसे खर्च किए हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। इस मेगा प्रोजेक्ट में जो हमने कुछ सीखा है, जिन गलतियों को किया है, जिन परेशानियों से निपट कर हम सामने निकल कर आए हैं, उसका फायदा हमें भविष्य में देखने को मिलेगा जब हम अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल बनाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी भी वजह है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसी 2 सितंबर 2022 को छपी इस खबर को देखिए। कोचीन शिपयार्ड जिसने INS विक्रांत को बनाया है, उसके CMD मधु नायर ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वो अगला एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ 8 साल में बना लेंगे, और ये बात उन्होंने 5 सितंबर को CNBC TV 18 को दिए अपने इंटरव्यू में फिर से दोहराई है। यानी पहले एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को बनाने में अगर 13 साल लगे, तो अगला एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ 8 साल में बन जाएगा। आकाश भाई, ये सिर्फ बयान नहीं है, उनका अनुभव है, उनका भरोसा है, जो कुछ उन्होंने INS विक्रांत के प्रोजेक्ट में सीखा है, महसूस किया है। और मेरा मानना है कि भले ही INS विक्रांत को तैयार होने में देर हुई, भले ही उस पर तय लागत से ज्यादा पैसे खर्च हुए, लेकिन ये स्वदेशी है। इसमें हमारे देश के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और हजारों लोगों का भरोसा जुड़ा है, और सही मायने में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। इसीलिए आत्मनिर्भरता के आगे कोई भी देरी, कोई भी लागत मायने नहीं रखती। हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता मौजूद है। अभी आकाश भाई के 3 सवाल और बचे हैं, लेकिन अगर उनका भी काउंटर किया इसी वीडियो में तो ये वीडियो घंटे भर से भी ज्यादा का हो जाएगा। इसीलिए बाकी बचे जो सवाल हैं उसके जवाब मैं आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में दूंगा। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि कुकू FM पर जाइए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1971 को जरूर सुनिए, जिसमें आपको अपने देश और अपनी सेनाओं का गौरवशाली इतिहास पता होगा। और हाँ, मेरा कोड DDT50 का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। और साथ में ख्याल रहे, ये डिस्काउंट पहले 250 यूजर्स तक ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, भाई लोग कि हमेशा की तरह कि हम तारीफ़ के वो काबिल हैं, क्योंकि भाई वो सच अच्छी तरह करते हैं। लेकिन सबसे पहले उनकी भाई बहुत अच्छी बात लगी कि पहले उन्होंने भाई उनको टैग किया, उनको सब कुछ बताया, इन्फॉर्म किया, उनका इंटरव्यू दिया। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उनके दिल को ठेस ना पहुँचे, ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ पर आएँ तो उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने एक एक पॉइंट बताया। हमारी भी भाई आंखें खुल गई कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। अगर उनमें से एक भी आगे पीछे हो जाए तो उसको भाई लाने के लिए, अलहदा डील करने के लिए, अलहदा मुल्क जाने के लिए जो धचका लगा है ना भाई, काफ़ी मेन चीज़ लगनी है स्टील। बिल्कुल भाई, तो वही अगर आपको एक मुल्क का उसका इनकार कर देता है तो वो भी एक बहुत बड़ा झटका। बिल्कुल भाई, क्योंकि वो रशिया ने इनकार कर दिया था ना भाई। करें तो ठीक है, ये जो है ना उन्होंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई, लेकिन ये कि जब देश का मामला आ जाता है ना तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना वो मोहतात होकर करनी चाहिए। बिल्कुल आप भाई। सबसे पहले अपनी अचीवमेंट देखें कि आपने अचीव क्या किया है। आपने एक, अगर आप समझिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो है ना अचीवमेंट की अपने मुल्क के लिए। एक आपने अगर विक्रांत जो है ना वो एयरक्राफ्ट खुद बनाया है, तो ये एक छोटी चीज़ नहीं है। इसके ऊपर ठीक है आप इख्तलाफात कर सकते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन जब आपके कंट्री के ऊपर जो पूरे जो है ना उसके ऊपर को मसला है, वहाँ पे जो है ना वो बेहतर है कि आप, ठीक है आपका यूट्यूब चैनल चलते हैं, ये नहीं कि नहीं चलते, बेहतर है कि उसको जो है ना वो थोड़ा बहुत हौसला देना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ दिखानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ठीक है आप अपोजिशन की तरफ होंगे या कोई थोड़ा बहुत क्लियरली तो कोई आता नहीं है, लेकिन ये कि कुछ लोग समझने लग जाते हैं कि ये अपोजिशन की तरफ जो है ना वो इसका थोड़ा बहुत रुझान है। तो उस हवाले से जो है ना फिर इस तरह की चीज़ों से जो है ना वो परहेज़ ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं है जो इंडिया ने की है। तो टाइम लग जाता है, ये कोई मसला नहीं है। एक चीज़ आपने शुरू की है, उस वक्त कोई और मसले मसाइल थे, टाइम भी काफ़ी लगता है भाई। आप एक घर बनाना हो तो उसमें साल लग जाता है। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगा ले कि एक यहाँ से 5 साल पहले जो है ना वो मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या थी और आज क्या है, आपके सामने ही है
कि किस हद तक जो है ना वो चीज़ें एडवांस हो मोबाइल के अंदर। तो ज़ाहिर बात है जब उन्होंने स्टार्ट किया था उस वक्त और टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे आगे टाइम गुजरता गया तो उन्होंने ज़ाहिर बात है उसमें उस हिसाब से जो है ना वो टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर दी। लोगों ने काफ़ी उसका एक काउंटर भी उसको किया, क्योंकि वो एक गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था अपने मुल्क के बारे में, और कुछ मिस्टेक हुई थी शायद उससे भी होगी। अब कुछ एक समझ भी जाए, यही है कि अपने वो सॉरी भी कर सकता है, लेकिन नहीं अच्छी बात है सुलह सफाई से काम चलाया जाए। बिल्कुल भाई ये चीज़ है कि ये प्रोजेक्ट छोटा सा काफ़ी उनको समझाया, लेकिन मैं तो लोग सर को एक वो दारू रेट ही है भाई, हाँ दारू शायद उस पर भी एक शायद उसको भी कोई रिस्पांस दे दो तो वो भी अच्छी बात है अगर शायद, क्योंकि उनकी भी वीडियो हमने देखी है, वो भी काफ़ी भाई धचके ही दे रहा होता है हमें, क्योंकि देखनी पड़ती है हर एक की इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है। लेकिन जब उनकी वीडियो देखते हैं तो वो भाई हमें इंडिया से अमेरिका ही लेकर चले जाते हैं कि वो क्या है तो वो क्या है। लेकिन यह है कि बेहतर यह है कि काउंटर अच्छा किया भाई आलोक ने, और उन्होंने हर एक चीज़ बनाई है। लफ्ज़ काउंटर बोल सकते हैं लेकिन काउंटर लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए ये है कि उनको जो उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन गई है उसका, वही यही चीज़ें उन्होंने ना भैया लोग ने स्टार से भी बताया कि ये बस मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बता रहे हैं, काउंटर करने का मतलब नहीं, या आपको नीचा दिखाना है। वो अपना सर्च करें, इससे बेहतर अगर उसके पास कोई है इन्फॉर्मेशन तो वो लेकर आ जाए, फिर भाई पता चले कि भाई ये लोग को उन्होंने गलत कर दिया या भाई ये लोग ने कोई मिस्टेक किया, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये यहाँ पर भाई INS विक्रांत के भी देखा जाए भी नीड बहुत ज़्यादा है, कौन बोलता है नहीं नीड, जितना अब उन्होंने अपना भाई बना लिया तो नेक्स्ट ये है कि वो नेक्स्ट बनाकर इतनी उस पर लागत आई है, इस हिसाब से वो अगर जब सेल करेंगे तो भाई वो और उसके प्रॉफिट लेंगे भाई। मार्केट बिल्कुल भाई इस चीज़ के ऊपर खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए भाई, लोगों ने बनाया है भाई अपने देश में तैयार हुआ है, मेड इन इंडिया है भाई। हाँ तो आगे आपके लिए इजी हो जाएगा, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं बजाय इसके कि हर कोई इसके ऊपर तनकीद करे, इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।